इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश को लेकर दिल्ली में सियासी हलचल तेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात बीते सवा घंटे से लगातार जारी है। योगी आदित्यनाथ सुबह 10:45 पर पीएम आवास पहुंचे थे और तभी से उनकी मीटिंग चल रही है। खबर है कि इस मीटिंग में यूपी सरकार के कामकाज पर चर्चा हो रही है। अगले साल यूपी में चुनाव भी है, ऐसे में विकास कार्यों की समीक्षा भी होगी। बताया जा रहा है कि अगले महीने पीएम मोदी यूपी के दौरे पर जा सकते हैं। करीब आधे घंटे बाद यानी दोपहर 12:30 बजे योगी आदित्यनाथ की जेपी नड्डा से भी आज मुलाकात है। तो ये दोनों ही मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें से एक अहम मुलाकात जिससे खबर चलकर सामने आ रही है कि जितिन प्रसाद और एके शर्मा को मंत्रिमंडल विस्तार में जगह दी जा सकती है। लगातार हमारे संवाददाता ये बता रहे हैं कि उनके सोर्सेस कहते हैं कि ये दोनों ही अहम चेहरे हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है, कई पद भी खाली पड़े हुए हैं और न सिर्फ ये बल्कि संगठनात्मक परिवर्तन भी कुछ किए जा सकते हैं। पीएम मोदी और सीएम योगी की मुलाकात जारी है और इस बीच यूपी से भी बड़ी खबर आ रही है। योगी कैबिनेट में जितिन प्रसाद को जगह मिल सकती है और 2 दिन पहले ही जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हुए हैं। इसके अलावा एके शर्मा को भी योगी कैबिनेट में जगह मिलने तय है। खबर है कि एके शर्मा को बड़ा मंत्रालय दिया जा सकता है, लेकिन उन्हें डिप्टी सीएम नहीं बनाया जाएगा। जितिन प्रसाद को ब्राह्मण चेहरे के तौर पर तो एके शर्मा को भूमिहार चेहरे के तौर पर मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यह मुलाकात सवा घंटे से लगातार जारी है। इस दौरान मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा हो रही है, जिसमें सबसे बड़ी खबर यही कि एके शर्मा को योगी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। इसके अलावा 2 दिन पहले ही कांग्रेस से बीजेपी में आए जितिन प्रसाद को भी मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं पीएम आवास से ही लाइव। आनंद, ये सबसे बड़ी खबर है कि जितिन प्रसाद जो अभी 2 दिन पहले कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, उन्हें जिम्मेदारी दी जा सकती है, मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। जी बिल्कुल, अगर रिसफल होना है तो उसमें ऐसे चेहरों को जरूर जगह दी जाएगी जिनका अपना होल्ड है, भले कुछ इलाकों में हो। और जिस तरह से जितिन प्रसाद को पार्टी में लाया गया है तो जरूर उनको कुछ भरोसा दिया होगा और वो भी बिना किसी ठोस भरोसे के बीजेपी में शामिल नहीं हुए। तो ऐसे में कैबिनेट रिसफल अगर होता है तो जितिन प्रसाद को भी जगह दी जा सकती है, उसके अलावा एके शर्मा को जगह दी जा सकती है। और साथ ही साथ बीजेपी जिस वोट बैंक को कैटर करना चाहती है, उनको अपने साथ लाने की कोशिश में लगी हुई है, उन वोट बैंक से जुड़े हुए नेताओं को भी कैबिनेट रिसफल तरजीह दी जा सकती है। हालांकि योगी आदित्यनाथ की एक बतौर मुख्यमंत्री उनकी चिंता ये जरूर हो सकती है कि एके शर्मा को अगर मंत्री बनाया जाता है तो एक अलग पैरेलल पावर सेंटर ना बन जाए, क्योंकि जो बात बार बार सामने ये आती है कि एके शर्मा सीधे दिल्ली से वहां गए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीबी हैं और केंद्र सरकार के और आला कमाने करीबी माने जा रहे हैं। तो ऐसे में अगर एक पावर सेंटर बनता है योगी आदित्यनाथ के, इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, इस पर भी हम आपसे जानकारी लेंगे। अभी बड़ी खबर, दोपहर 1:30 बजे राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे योगी आदित्यनाथ। एक के बाद एक कई सारी मुलाकातें और सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक 12:30 बजे, अब से थोड़ी देर के बाद जेपी नड्डा से मुलाकात। तो राष्ट्रपति से मुलाकात का भी समय मिला है उन्हें। दोपहर 1:30 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात करने वाले हैं। आनंद, आपके पास और क्या जानकारी? जी बिल्कुल, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए हैं, उनका बैक टू बैक लगातार इतने और जो भी उनकी मीटिंग हो रही है, आप देखिए अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, फिर राष्ट्रपति, तो वो अपना कार्यक्रम तय करके आए हैं। और यहाँ पे अभी प्रधानमंत्री के साथ उनकी बैठक चल रही है, इसके बाद सीधा वो जेपी नड्डा के पास जाएंगे और जेपी नड्डा से बैठक खत्म करने के बाद 1:30 बजे वो राष्ट्रपति भवन जाएंगे। हालांकि ये बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति से उनकी शिष्टाचार मुलाकात होगी, लेकिन जब भी वो दिल्ली आते हैं उनकी कोशिश यही रहती है कि राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात हो। और ऐसे में योगी आदित्यनाथ जो बैठकों का दौर लगातार चल रहा है उनका, तो ये भी कयास लगाया जा रहा है कि जरूर यूपी में कुछ बड़ा होने जा रहा है। और ये जो बैठकों के दौर खत्म करके जैसे योगी आदित्यनाथ यूपी पहुंचेंगे तो ये बताया जा रहा है कि जो फेरबदल या फिर कुछ जो बड़ा होने की बात की जा रही है तो वो उसकी कवायद शुरू हो जाएगी। तो बस अब इंतजार है कि प्रधानमंत्री के साथ उनकी बैठक खत्म होगी और उसके बाद सीधे वो जेपी नड्डा के पास जाएंगे, फिर वहां से राष्ट्रपति भवन रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने।
बिल्कुल, एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से 3 मुलाकातें। आज योगी आदित्यनाथ इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं और पवन नारा इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये एक बात तो साफ है कि उनकी ये मीटिंग कई सारी अहम मुद्दों पर हो रही है, लेकिन अभी तक जो फोर्सेस बता पा रहे हैं और आपके जरिए जो जानकारी मिल पा रही है उससे तो यही समझ में आता है कि AK शर्मा और जितिन प्रसाद को मंत्रिमंडल में जगह देने का सीधा सीधा अर्थ यह है कि ब्राह्मण वोट बैंक पर इस वक्त बीजेपी की नजर है, जो कि उनका परंपरागत वोट बैंक कहा जाता है और खासतौर पर अपर कास्ट की अगर बात की जाए तो इस लिहाज से भी एक अहम कदम के तौर पर हम देखें। मीनाक्षी, अगर आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों का घटनाक्रम वो इस तरफ इशारा कर रहा है कि यहाँ मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है और उस मंत्रिमंडल में ब्राह्मण चेहरों पर विशेष तौर पर गौर किया जाएगा। अगर आप पिछले कुछ दिनों का घटनाक्रम, राजनीतिक घटनाक्रम देखें तो वो सब इस ओर इशारा कर रहा है कि जातिगत आधार पर एक टकराव या कहे एक असंतोष देखा जा रहा था कि ब्राह्मणों को उनकी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व नहीं है। ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण की जो चर्चा हम ऑफ द कैमरा और चर्चाओं में सुन रहे हैं वही इस मंत्रिमंडल विस्तार में भी दिखाई दे सकती है। जिस तरीके से कांग्रेस के एक बड़े नेता ब्राह्मण चेहरे के तौर पर इंडक्ट किए गए हैं वो भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं और जिस तरीके से गृह मंत्री से मुलाकात, उसके बाद प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात और उसके बाद अब JP नड्डा के साथ 12:30 बजे की मुलाकात, ये स्पष्ट संकेत है कि संगठन से लेकर सरकार तक सभी के बीच सहमति और चर्चा की जा रही है और जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ पहले भी दिल्ली आते रहे हैं, लेकिन इस तरीके से सिलसिलेवार सभी बड़े पदाधिकारियों के साथ, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे वो JP नड्डा हो जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ मुलाकात हो, तो संकेत स्पष्ट यही है, जरूर मंत्रिमंडल के विस्तार पर चर्चा हो रही है और इसमें ब्राह्मण चेहरों को प्राथमिकता दी जा सकती है। जी रुचि, AK शर्मा की अगर हम बात करें तो वो भूमिहार जात से आते हैं। भूमिहारों का वोट बैंक कितना बड़ा वोट बैंक है अगर हम उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखें, क्योंकि हम जानते हैं बिहार में तो उनका एक अच्छा खासा दखल है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में कितना बड़ा दखल है, कितनी महत्वपूर्ण है ये कास्ट, और AK शर्मा के आने से या उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलने से कितना फायदा हो सकता है बीजेपी का? देखिए, AK शर्मा नेता नहीं है, वो अभी बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा आप ज़मीन पर देखेंगे कि एक नेता जिसके पीछे समर्थक होते हैं उस तरह का AK शर्मा का कोई वोट बैंक नहीं है। तो उनका नाम है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी रहे हैं, उनके साथ काम किया है उन्होंने, तो वो जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी क्या चाहते हैं। तो आप उनको एक जाति से जोड़ के शायद उतना फ़ायदा बीजेपी को ना हो जितना वो जो काम करेंगे, ज़मीनी हकीकत केंद्र सरकार तक पहुंचाएंगे, या जो योजनाएं हैं चाहे वो केंद्र सरकार की हो चाहे प्रदेश सरकार की हो, उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे और जनता तक उनका लाभ पहुंचेगा, उसका फ़ायदा बीजेपी AK शर्मा के ज़रिए लेना चाहती है। क्योंकि AK शर्मा कोई नेता नहीं है कि उनका कोई बहुत बड़ा सपोर्ट है, यहाँ पे कोई इलाके में उनके नाम से वोट पड़ता है, तो उस तरह की फिगर AK शर्मा नहीं है। क्योंकि अभी अभी वो राजनीति में आए हैं, यूपी से उनका बहुत सालों से पहले कभी नाता था, अब उनका नाता भी कोई नहीं है यूपी से, तो उस तरह की फ़ायदा नहीं मिलेगा पार्टी को। लेकिन पार्टी को ऐसा लगता है कि अगर सरकार अच्छा काम करेगी, योजनाएं जो जनता को लाभ देने के लिए हैं, जनता को उसका लाभ मिलेगा, उसका फायदा जरूर पार्टी को। आनंद के पास इस वक्त कुछ हलचल है। आनंद आप कुछ बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। बल्लू दिखाओ। RCR पे हलचल हो गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो CM की बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है। ये जो काफिला है आप देखिए, ये गेट पे लग रहा है 7 RCR पर, और हमें योगी आदित्यनाथ की गाड़ी भी अंदर से आते हुए दिख रही है। हालांकि कैमरे में आपको नहीं दिख रही होगी, लेकिन ये गाड़ी जो उनके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का हिस्सा है वो गाड़ियाँ गेट पे लग गई है। और जो आपको एक कार नजर आ रही है, इस कार के ठीक बाद में योगी आदित्यनाथ की कार है। ये कार जैसे ही बाहर आएगी उसके बाद योगी आदित्यनाथ की कार आएगी। लगभग 1.25 घंटे की से ज़्यादा ये बैठक चली है योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में। ये जो पीछे की कार आपको नजर आ रही है उसमें आगे की सीट पे योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं, ड्राइवर के बगल वाली सीट में बैठे हुए हैं। 1.25 घंटे से ज़्यादा ये बैठक चली है और
आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री निवास से योगी आदित्यनाथ की कार बाहर आ रही है और तमाम जो यूपी सरकार आगे क्या क्या प्लान कर रही है, योगी आदित्यनाथ आगे क्या प्लान कर रहे हैं और साथ ही साथ केंद्र सरकार की जो योजना है उसे किस तरह से आगे ले जाना है और कैसे उसको जमीन तक पहुंचाना है, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं 6 महीने बाद। और ऐसे में इन तमाम बातों पर गाइडेंस लिया योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, और साथ ही साथ और क्या क्या बेहतर किया जा सकता है, ये तमाम सुझाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको दिया होगा। इसके साथ ही योगी सरकार ने कोरोना के समय में क्या क्या कदम उठाए हैं और किस तरह से केसेस को काबू करने में मदद मिली है, तमाम बातें इन्होंने अपनी उनको बताई होगी। और इसके अलावा जो कुछ पिछले दिनों हमने देखा कि शुरुआत बिल्कुल तस्वीर हम आनंद देख पा रहे हैं, आगे वाली सीट पर योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं और हम उम्मीद यही जता रहे हैं क्योंकि अब 12 बजे से ऊपर का समय हो गया, 12:09 हो गया। इसका मतलब ये कि अब वो सीधा यहां से जेपी नड्डा के आवास के लिए निकले होंगे। आनंद, 12:30 बजे का टाइम था उनसे मुलाकात का। जी बिल्कुल, अब समय कम है। जी बिल्कुल, अब समय कम है और ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि सीधा यहाँ से जेपी नड्डा के घर ही जा रहे हैं, क्योंकि 12:30 बजे का वक्त मुकर्रर था बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात का। और यहाँ से बमुश्किल उनको 10 मिनट लगेगा जेपी नड्डा के घर पहुँचने में, और उसके पहले भी थोड़ा शिष्टाचार मुलाकात होगी जेपी नड्डा से। तो सीधा हमको ये उम्मीद लग रही है कि यहाँ सीधा वो जेपी नड्डा के घर ही जा रहे हैं, जहाँ पे पार्टी और संगठन को लेकर जेपी नड्डा से उनकी चर्चा होगी। जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष है, संगठन के वो मुखिया है, तो ऐसे में उनका फोकस ज़्यादा इस बात पर रहेगा कि कैसे यूपी में संगठन को और मजबूत किया जाए, संगठन से कुछ विरोध की जो आवाजें आ रही है उसको कैसे खत्म किया जाए, उनको कैसे अपने साथ लिया जाए। तो संगठन को लेकर और पार्टी के जो आगे के कार्यक्रम हैं उसको लेकर जेपी नड्डा के साथ योगी आदित्यनाथ की बैठक का जो मेन फोकस रहेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच चल रही बैठक खत्म हो गई। 1 घंटा से ऊपर तक चली है ये बैठक। और अब आप जो तस्वीर देख रहे हैं, आपसे चंद सेकंड पहले की ये तस्वीर, जब योगी आदित्यनाथ 7 लोक कल्याण मार्ग से प्रधानमंत्री के आवास से निकले हैं और अब वो सीधा रवाना हो गए हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होने वाली और 12:30 बजे का समय तय किया गया है। इस वक्त जेपी नड्डा के घर के बाहर से हमारे साथ संवाददाता पवन नारा जुड़े हुए हैं। पवन, अगर हम संगठन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में संगठनात्मक परिवर्तन क्या हो सकते हैं? आज जेपी नड्डा से जब ये मुलाकात होगी अब से चंद ही मिनटों में, तो क्या क्या एजेंडे पॉइंट्स रहेंगे इस बैठक के दौरान? जी बताएं कि संगठन के तौर पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो लंबे समय से जब से बीजेपी की यूपी में सरकार है, संगठन में रहे हैं, काम करते रहे हैं, वो संगठन से निकलकर मंत्रिमंडल में आ सकते हैं और कुछ मंत्रिमंडल के सहयोगियों को संगठन में वापस भेजा जा सकता है। इस तरह के रीशफल की बात है। तो कुल मिलाकर प्रोजेक्शन ये है कि 2022 के चुनाव से पहले ये जो मंत्रिमंडल विस्तार या कहें कि मंत्रिमंडल में फेरबदल की जो संभावनाएं जताई जा रही हैं, उन्हीं संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए जेपी नड्डा के साथ मुलाकात कर रहे हैं। और अक्सर ये देखा गया है कि संगठन के कुछ लोग इस तरह के बदलाव में सरकार का हिस्सा होते हैं, तो सभी समीकरणों पर चर्चा होगी, किन पॉइंट्स के तहत ये सब रहा है। योगी आदित्यनाथ की गाड़ी अब यहाँ पहुंच चुकी है, किसी भी क्षण वो सर्कल पर हैं, योगी आदित्यनाथ आ चुके हैं। अब हम उनसे सीधे पूछेंगे कि क्या में बदलाव ही एजेंडा है। तो योगी आदित्यनाथ का काफिला यहाँ पहुंच चुका है, एक के बाद एक जो है वो अपनी एस्कॉर्ट गाड़ियों के साथ यहाँ पहुंचे हैं और सीधे योगी आदित्यनाथ आगे वाली सीट पर बैठे हैं और यहाँ से अंदर जा रहे हैं। मैं जरा उनसे पूछने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ जेपी नड्डा, सर क्या मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है? तो यहाँ जेपी नड्डा के घर पर योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और यहाँ मंत्रिमंडल के विस्तार से लेकर बाकी उनकी गाड़ी आवास के भीतर दाखिल हो गई है और पत्रकारों से दूरी बनाते हुए वो भीतर चले गए। मेरे ख्याल अभी वो किसी भी तरीके के सवाल का जवाब देने की स्थिति में नहीं है, या शायद वो ये चाहते हैं कि धीरे धीरे जो बदलाव होंगे मंत्रिमंडल में, जो विस्तार होगा, वो अपने आप ही सबके सामने आ जाएगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और अब क्या उत्तर प्रदेश
प्रदेश बीजेपी में संगठनात्मक परिवर्तन होगा। उत्तर प्रदेश में जल्द मंत्रिमंडल विस्तार होगा। आयोग निगमों के पद खाली जो पड़े हुए हैं उसे कैसे भरा जाएगा? मंत्रिमंडल की 7 सीटें खाली हैं, उन्हें कैसे भरा जाएगा? उन्हें भी क्या सहयोगी दलों को भी इसमें जगह दी जाएगी? बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा में उठाई गई होंगी और अब जो उनके बीच में चर्चा हुई होगी। अब आप ये तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से और ये मुलाकात की पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले ये मुलाकात खत्म हुई है, जिसके बाद ये तस्वीर सामने आई है। ये मुलाकात इस लिहाज से आप समझिए बहुत महत्वपूर्ण है। महज 8 महीने का वक्त बाकी, यानी पूरा 365 दिन का वक्त भी नहीं है जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। बहुत सी सीटें हैं, जातिगत समीकरणों को साधना है। मंत्रिमंडल विस्तार में भी क्या इसे समझा गया है, क्या जगह दी गई है? आज बहुत से ऐसे मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चर्चा जरूर हुई होगी। इतना ही नहीं, कोरोना काल की दूसरी लहर को लेकर भी चर्चा हुई। इसके अलावा तीसरी लहर को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या तैयारियां की हैं? प्रवासी मजदूरों की समस्या जो उत्तर प्रदेश में कई बार देखी गई, इन दोनों ही कोरोना वेव के दौरान इस पर भी क्या कोई चर्चा हुई? धीरे धीरे करके सारी खबरें निकलकर सामने आएंगी। लेकिन आप ये तस्वीर देखें, जो ये कयास लगाए जा रहे थे राजनीतिक हलकों में कि योगी और मोदी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के बीच में तनातनी जरूर नजर आ रही है। शायद इस तस्वीर के बाद इस पर कुछ अंकुश जरूर लगा होगा, क्योंकि अभी तक योगी आदित्यनाथ का चेहरा एक पोस्टर बॉय के तौर पर यूज किया गया है। वो बीजेपी के एक बड़े चेहरे के तौर पर तकरीबन हर राज्य के चुनावों में नजर आए हैं। यहां तक कि जो निगमों के चुनाव होते हैं वहां तक भी उनके चेहरे को इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ की छवि किसी भी हद तक कम नहीं हुई है और आगामी विधानसभा चुनाव में वही बीजेपी के चेहरे होंगे जिस चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। एक बात तो इससे स्पष्ट हो जाती है। इस वक्त मेरी सहयोगी अर्चना सिंह जुड़ी हुई हैं न्यूज रूम से, उनके पास और जानकारी है। क्या कौन कौन सी तस्वीरें आई हैं अर्चना, बताएं दर्शकों। मीनाक्षी, प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से तस्वीर ट्वीट की गई है जो मुलाकात योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई है और उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है, चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ मेट पीएम नरेंद्र मोदी। यानी मुलाकात हुई है, सिर्फ ये ही लिखा गया है, ये जानकारी दी गई है। लेकिन ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। ये तस्वीर बहुत कुछ बताती है कि जो बातें इतने वक्त से कही जा रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच दूरियां बढ़ गई हैं, नाराज है प्रधानमंत्री कार्यालय। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह कोरोना के समय में कुछ समय के लिए मामले को हैंडल किया और जिस तरह से खुद पार्टी के लोग कहते रहे कि मुख्यमंत्री कार्यालय में उनकी नहीं सुनी जाती, सीएमओ उनकी नहीं सुनते हैं और मिस हैंडलिंग हुई है इस मामले की। लेकिन ये तस्वीर बयां कर रही है कि ये बातचीत जो हुई है वो 2022 के चुनावों को लेकर हुई है। हालांकि क्या बात हुई है ये अभी तक पता नहीं लग पाया है, लेकिन ये तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है। और उसके बाद मुलाकात जेपी नड्डा से होना, यानी पहले अमित शाह से कल मुलाकात हुई योगी आदित्यनाथ की, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और उसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात होगी। कल की तस्वीरें भी हमने देखी जो ट्विटर पे योगी आदित्यनाथ और अमित शाह दोनों की तरफ से ट्वीट की गई थी। यानी ये कहीं ना कहीं बता रही है। अच्छा अर्चना, आपको इन दोनों तस्वीरों में और इन दोनों तस्वीरों का जो कैप्शन दिया गया है या जो जानकारी दी गई उसमें एक समानता तो नजर आ रही होगी। कल जब अमित शाह के ओर से भी जब ट्वीट किया गया तो एक लाइन की डिटेल थी, आज पीएम ऑफिस से भी जब ट्वीट किया गया तो एक लाइन की डिटेल इसमें भी दी गई है। जाहिर सी बात है जो मुलाकात हुई है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। कल जो गृह मंत्री से मुलाकात हुई वो मुलाकात क्यों हुई, क्या वजह थी, क्या संगठन को लेकर फेरबदल की बात या संगठन की मजबूती को लेकर बात, या योगी आदित्यनाथ की तरफ से अभी तक क्या काम किया गया है और 2022 को लेकर किस तरह से तैयारी पार्टी उत्तर प्रदेश के स्तर पर कर रही है। क्योंकि हमें याद रखना होगा ये उत्तर प्रदेश वो है जो बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यहीं से बीजेपी की चुनावी राजनीति की शुरुआत
हुई थी और 2014 में जिस तरह से भारी बहुमत हासिल करते, कह सकते हैं बहुत सीटें हासिल की थी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों में, यानी जो मोदी सरकार बनी जिसमें बहुत बड़ा योगदान उत्तर प्रदेश का था, वही तस्वीर एक बार 2019 में भी दोहराई गई और 2017 के चुनावों में बीजेपी ने भारी बढ़त हासिल की थी। 2022 में उसको बरकरार रखना चुनौती होगी और उसी के लिए पूरी तैयारी है, क्योंकि संगठन पर काम करना भी बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है। संगठन का जिक्र किया और संगठन पे किस तरीके से काम हो, संगठन कैसे मजबूत बनाया जाए, जो कील और पत्थर और कांटे निकालने का काम है वो अभी से करना होगा, क्योंकि चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। हमारे सहयोगी पवन नारा जुड़े हुए हैं, इस वक्त जेपी नड्डा के आवास से ही जुड़े हुए हैं। अब ये मुलाकात संगठनात्मक रूप से उत्तर प्रदेश की जो बीजेपी है उसकी छवि क्या होगी, चेहरे कौन होंगे, क्या परिवर्तन होगा, आपके पास अभी तक क्या जानकारी पवन? संघ के स्तर कार्यवाह है वो वहां गए थे, उन्होंने पूरा फीडबैक दिया और यहाँ देखिए आपको ये समझना होगा कि जो मुलाकातों का दौर है उससे बहुत कुछ संकेत आ रहे हैं। भले ही ट्वीट के जरिए जो तस्वीर पेश की जा रही है उसमें कोई जानकारी ना हो, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कल अनुप्रिया पटेल अपना दल की है, उनकी गृह मंत्री के साथ मुलाकात हुई थी, राजभर की गृह मंत्री के साथ मुलाकात हुई थी और जो पंचायत चुनाव के नतीजे आए हैं वो 2022 के चुनाव से पहले अलार्म बेल थे और अब ये इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों को प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है कैबिनेट में। इसके अलावा अन्य छोटे छोटे दल हैं उन्हें भी शामिल किया जा सकता है। दूसरी बात यह कि 2014 और 2019 के जो नतीजे शानदार बीजेपी के रहे उसमें एक अहम वोट बैंक ओबीसी था, नॉन यादव ओबीसी। अब वो कहीं छिटक ना जाए इस फील्डिंग पर कोशिशें की जा रही हैं और अब योगी आदित्यनाथ की जो मुलाकात चल रही है जेपी नड्डा के घर पर उसी दिशा में चल रही है और यहीं से तय होगा कि यूपी में 2022 के चुनाव से पहले जो मंत्रिमंडल में फेरबदल के कयास लगाए जा रहे हैं उसका स्वरूप क्या होगा, प्रतिनिधित्व क्या होगा, वो किस आधार पर होगा। तो कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स ये हैं कि ओबीसी से जुड़े हुए जैसे राजभर हुआ, अनुप्रिया पटेल हुई, यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगर कहा जाए तो जाटों का प्रतिनिधित्व है, तो सभी सेगमेंट को टच करने की कोशिश की जाएगी। और जो संगठन मंत्री यूपी गए थे सभी नेताओं से, संगठन के लोगों से मुलाकात की थी, उन्होंने रिपोर्ट सौंपी है, उसके आधार पर आगे की रणनीति तय होगी कि 2022 से पहले बीजेपी के एक्शन प्लान्स क्या होंगे। एक तरीके से रुचि क्या हम ये कह सकते हैं कि जो खाका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के दौरान योगी आदित्यनाथ को मिला है शायद उसी पर आगे की चर्चा अब जेपी नड्डा से हो रही है? देखिए ऐसा है मीनाक्षी, बिल्कुल साफ है कि जो दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उसके कई सारे पॉइंट्स हैं उस दौरों की वजह की। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव है, तो बीजेपी इस चुनाव की तैयारियां कैसे करे, क्या क्या चीज़ें ऐसी करे जिससे बीजेपी को फायदा हो। दूसरी चीज़ ये है कि कोरोना काल में जो सरकार की छवि को समझा जा रहा है, प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि धक्का पहुंचा तो अगर इमेज खराब हुई है तो वो इमेज वापस कैसे बनाई जाए, इस पर बातचीत हो रही है। तीसरी बात, सबसे बड़ी बात, जिला पंचायत अध्यक्ष जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी के कैसे बनाए। फिर उसके बाद संगठन है कि संगठन और सरकार में कहीं ना कहीं तालमेल की जो कमी दिखाई दे रही है वो अब चुनाव आ रहे हैं वो कमी ना हो, संगठन में किस तरह का बदलाव हो, सरकार में अगर बदलाव होता है, मंत्रिमंडल विस्तार होता है, उसमें मंत्री चेंज किए जाते हैं, ये सारी बातें होनी है। और किस तरह से विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएंगे बीजेपी किस तरह से अब ये प्रचार करेगी, ये सारी रणनीति एक तरह से तैयार दिल्ली में हो रही है। और अब जब जेपी नड्डा से मिलेंगे तो बड़ी तैयारी होगी क्योंकि वो पार्टी के अध्यक्ष हैं और चुनाव की तैयारी के लिहाज से उनकी जो बातें होंगी वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपना फीडबैक देंगे, वो भी देंगे क्योंकि पिछले महीने हमने देखा कि बहुत सारे फीडबैक्स यहाँ से यूपी से गए हैं, चाहे वो मंत्रियों के हों, चाहे उप मुख्यमंत्रियों के हों, विधायकों के हों, तो उन सबको लेकर एक रणनीति तैयार की जा रही है। साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो काम किया है उसका वो पूरा एक हिसाब किताब लेकर दिल्ली गए हैं। मीनाक्षी जी, आनंद, अल्पसंख्यक आयोग की बात की जाए, पिछड़ा वर्ग की बात की जाए या फिर अनुसूचित जाति आयोग की बात की जाए, इन सभी के अध्यक्ष पद खाली पड़े हैं और जैसा कि हमें जानकारी मिल पा रही है करीब 100 से ज्यादा पद ऐसे खाली पड़े हुए हैं जिन पर नियुक्तियों की जरूरत है। क्या इस पर भी चर्चा हो रही होगी जेपी नड्डा के साथ योगी आदित्यनाथ की?
जी देखिए, हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको ये जो खाली पद पड़े हुए यहाँ पर राजनीतिक नियुक्तियां देखने को मिले, क्योंकि जैसे ही चुनाव सामने आते हैं तो ऐसे जो पद होता है उनको भरा जाता है और यहाँ पे उन पदों पर जिनको बैठाया जाता है वो जाहिर तौर पर उसके राजनीति और सियासी उसके मायने होते हैं। और आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले 5 और 6 जून को जेपी नड्डा के घर 2 दिन महासचिवों की और मोर्चा अध्यक्षों की बैठक चली थी। इसमें पूरे 2 दिन की बैठक में आने वाले दिनों में क्या क्या राजनीतिक कार्यक्रम होंगे उन सबकी एक रूपरेखा तैयार की गई थी और खासतौर से यूपी में भी आने वाले दिनों में क्या क्या कार्यक्रम करने हैं और जहां जहां चुनाव होना है, मतलब यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, इन पे खास फोकस किया गया था और क्या क्या आगे दिनों में राजनीतिक कार्यक्रम किए जाने हैं उन सबको लेकर चर्चा की गई थी। और उसी दिन जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी और अगले दिन महासचिवों के साथ उन्होंने पीएम के साथ मुलाकात की थी। तो ये पूरा खाका तैयार है कि यूपी में क्या करना है और ये माना जा रहा है कि जेपी नड्डा से जो मुलाकात होगी, योगी आदित्यनाथ की जो बैठक उनकी अभी चल रही है, उस बैठक में पार्टी ने जो कार्यक्रम तय किए हैं यूपी के लिए, खास तौर से राजनीतिक जो कार्यक्रम है और किस तरह से लोगों के बीच जाना है, किन किन कार्यक्रमों को लेकर जाना है, संगठन के लेवल पे क्या क्या कार्यक्रम करने हैं, उन सबका लेखा उन सबकी एक लिस्ट योगी आदित्यनाथ को सौंपी जाएगी। क्योंकि सरकार और संगठन में बेहतर तालमेल से बीजेपी को लगता है कि यूपी के चुनाव में जीत हासिल की जा सकती है और यही वजह है कि ये जो बैठक है, आप देखिए पहले अमित शाह से उनकी बैठक हुई। अमित शाह यूपी के प्रभारी रह चुके हैं, अमित शाह की यूपी पे अभी भी जमीनी पकड़ है, अभी भी वो फीडबैक लेते रहते हैं। तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ से चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी सरकार के जो कामकाज है, साथ ही साथ केंद्र सरकार की जो योजना है उनको उसका फीडबैक लिया और इसके बाद अब पार्टी यानी कि पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनसे उनकी बैठक चल रही है। तो ये संगठन, सरकार समेत जो तमाम जो बातें इन सबके इर्द गिर्द इसको देख के जोड़ के देखा जाना चाहिए और जेपी नड्डा के साथ बैठक के बाद जब निकलेंगे योगी आदित्यनाथ तो वो जाएंगे राष्ट्रपति के पास। तो इस तरह से उनका जो ये दौरा है, पार्टी, सरकार, संगठन समेत जो तमाम जो आने वाले दिनों में आपको कवायद देखने को मिलेगी, भले खाली पद है उनको भरने को हो, कैबिनेट रिसफल की बात हो या फिर राजनीतिक कार्यक्रम जो पॉलिटिकल कार्यक्रम जो है उनके अनाउंसमेंट का, तो आने वाले दिनों में उन सब का ऐलान होना शुरू हो जाएगा। आप बने रहिए हमारे साथ। ये 3 तस्वीरें आप देखिए, कल अमित शाह से मुलाकात हुई योगी आदित्यनाथ की, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई, करीब 1.25 घंटे तक ये बैठक चली और अब जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हो रही है और हम संभावना यही जता सकते हैं कि कम से कम 40 से 50 मिनट की बातचीत तो यहां पर भी होगी, क्योंकि दोपहर 1:30 बजे का टाइम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, इसी खबर पर हम बने हुए हैं, लौट रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।